जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके राम बागवी पर। देखिए, हमने राजस्थान जीके के स्पेशल के लिए जीके स्पेशल एक विजय बैच शुरू किया था, विजय बैच। और उसमें हमने ज्योग्राफी का पार्ट जो परिचय है, पार्ट 1 वो देख लिया था। और परिचय में हमने परिचय के बाद में हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेशों में हमने जो थार का मरुस्थल है, ये वाला पार्ट, ये थार का मरुस्थल आप सब जानते हो। तो इसमें हमने ये शुष्क प्रदेश देख लिया था। मैंने बताया था कि हम जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनको दो पार्टों में चार पार्टों में बांटते हैं। एक तो जो मरुस्थल है आपके थार का मरुस्थल, वो एक आपकी ये अरावली पर्वतमाला, अरावली, एक ये पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और एक आपके दक्षिण पूर्व का पठार। तो हमने मरुस्थल देख लिया था। उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से मैं बता देता हूँ कि जो हम थार का मरुस्थल पढ़ते हैं तो थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटने का काम करती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और राजस्थान को दो भागों में बांटने, मतलब दो भागों में राजस्थान को दो भागों में बांटती है। वो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो मैं वहाँ और डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा किसको किस प्रकार से डिवाइड करती है। तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये अरावली है। और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार का जो मरुस्थल है उसको दो भागों में बांटती है। एक तो शुष्क मरुस्थल हो जाता है, और एक होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो मैंने बता दिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। तो देखिए, एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ, ये हटाने के बाद में, और हम अर्ध शुष्क मरुस्थल देखते हैं। ठीक है, यहाँ से ये अरावली के पश्चिम में है थार का मरुस्थल। तो आप ध्यान रखना। इससे पहले मैं टॉपिक को शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं, ये आपका चैनल है जीके राम बागरी, जीके राम बागरी, है ना? तो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। मैंने कोशिश करी थी एक नया प्रयोग, एक मैराथन भी डाली थी जिसमें हमने आपके जनपद और सभ्यताएं, वैसे सभ्यताएं मैंने पूरी कंप्लीट डिटेल करवा रखी थी। और आपके मेवाड़ का इतिहास मैंने कंप्लीट कर रखा है, पर फिर भी मारवाड़ का मैंने एक डाला था। तो ये तीन टॉपिक डाले थे। आपको कैसा लगा उसके कमेंट जरूर बताना, ठीक है, कमेंट करके। हमारा टारगेट है जो अपने जीके राम बागरी यूट्यूब चैनल है इसको ग्रोथ करना है। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे मैं आपको नई नई घोषणाएं करवाता रहूँगा। जीके रीट को लेकर के जो करवा रहा हूँ टॉपिक को तो पूरे करवाएंगे ऐसे ही, मतलब ये बैच पूरा होगा। रीट पीरी से पहले पहले कोशिश करेंगे कि हम एक एक चीज़ को अच्छे से कवर कर लें। तो अभी 460 प्लस सब्सक्राइबर हैं हमारे। तो मेरी कोशिश रहे कि आप जो है इनको 1K तक, मतलब 1000 सब्सक्राइबर तक अभी ले जाना है राजस्थान की ज्योग्राफी खत्म होने से पहले। तो आप अभी शेयर कर दें तो ये 500 प्लस हो जाएंगे। क्योंकि करना कितना है, 40-50 लोगों को और जोड़ना है, ये आपका काम है। और मेरा काम जो है मैं कर रहा हूँ, आपका काम है सपोर्ट करना। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आपको राजस्थान की जीके पूरी कंप्लीट डिटेल से फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जो जहाँ पे कोचिंग कर रहे हो उनके नोट्स भी मिला लेना। और जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ एक बार उनको भी देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक जो है। तो मैं जो आपके पश्चिमी मरुस्थल है इसका जो अर्ध शुष्क भाग है इसको मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। ये यहाँ से इस प्रकार से देखिए कि एक तो ये वाला क्षेत्र, और आपके ये पश्चिमी मरुस्थल। तो इसमें जो ये आता है ये गग्गर का मैदान, ऊपर वाला नंबर 1। ये कौन सा है? ऊपर का गग्गर का मैदान। ठीक है, गग्गर नदी बहती है यहाँ से होके, गग्गर का मैदान। इसमें इसको बांट लिया। फिर दूसरा शेखावाटी प्रदेश, ये शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू वाला इलाका, शेखावाटी प्रदेश, ये दूसरे नंबर पे हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपकी आ जाती है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, ये
तीसरे नंबर पे होगा, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपके आ गया जो लूनी बेसिन है, यहाँ से लूनी नदी बहती है, इसको हम गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। तो आपके चार पार्ट हो गए। आज हम इसी को कंप्लीट डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ वो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें पहले गग्गर का मैदान। अब इस गग्गर के मैदान से मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखिए कि अपने यहाँ से ये गग्गर नदी बह रही है, ये वाली, ये बेल्ट गग्गर नदी के कालका माता की पहाड़ियों से जो शिवालिक रेंज है हिमालय की, वहाँ से निकलती है और आपके हनुमानगढ़ में यहाँ तलवाड़ा जो झील बनाती हुई यहाँ से प्रवेश करती है। तो गग्गर नदी और आपके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा जब हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे एक सतलज नदी है। कौन सी? सतलज। ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ऊपर सतलज नदी है, कौन सी? सतलज। तो सतलज नदी और गग्गर के बीच का जो मैदान है इसको हम मालवा का मैदान बोलते हैं, मालवा का मैदान। ये ध्यान रखना भाई। एक तो ये मालवा का मैदान है, और पठार आपके यहाँ दक्षिण पूर्व का पठार, ये सतलज और गग्गर नदी के बीच का मैदान मालवा का मैदान। और ये जो दक्षिण भाग है राजस्थान का, दक्षिण पूर्वी पठार के नीचे का जो एरिया है ये मालवा, आप सब जानते ही होंगे, इसको हम बोलते हैं मालवा का पठार, मालवा का पठार। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये गग्गर नदी, ये चीज़ बतानी थी यहाँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थल, देख लीजिए भाई। अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम जो है चार भागों में बांटते हैं। कितने भाग हैं? चार। एक तो गग्गर का मैदान हो गया, एक आपके शेखावाटी प्रदेश हो गया, एक नागौरी उच्च भूमि हो गई, और एक गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन, ठीक है। लूनी बेसिन हो गया, ये आपके लूनी बेसिन हो गया। तो ये डिवाइड मैंने करके बता दिया आपको। तो आप जो हम देखते हैं गग्गर का मैदान, गग्गर नदी कहाँ कहाँ बहती है, यहाँ पे आपके एक तो अनूपगढ़ अलग हो गया, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो, ठीक है। तो चलते हैं गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान जो है आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में है। यहाँ पे भूरी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि नदी द्वारा लाए गए जो मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो होती है उपजाऊ मिट्टी होती है भाई। कौन सी होती है? उपजाऊ, ठीक है। तो और घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको हम नाली या पाट बोलते हैं। और पाकिस्तान में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसको हम अकरा कहा जाता है। कहाँ? पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? अकरा, ठीक है। यहाँ पे जो उपजाऊ भूमि है इसको हम बग्गी बोलते हैं, और बग्गी का मतलब यूं है, ध्यान रखना, यहाँ चावल चावल का उत्पादन होता है, तो इसलिए इसको राइस बेल्ट भी बोलते हैं, राइस बेल्ट, ठीक है। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अपने जो साथी हैं जितने पढ़ने वाले हैं उनको शेयर कर दीजिए। ये रीड का कंप्लीट बैच होने वाला है पूरा, ठीक है। इसके बाद में ये चीज़ें मैंने बता दी, राइस बेल्ट, उपजाऊ क्षेत्र। अब शेखावाटी प्रदेश में चलते हैं। अगला जो है अपना शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र के पहले उपनाम देख लेते हैं। शेखावाटी को बांगड़ प्रदेश भी बोलते हैं, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र है ये, और तोरावाटी बोलते हैं। तो देखिए बांगड़ तो क्यों कहते हैं कि बांगड़ का मतलब होता है जो पुराना जलोढ़ होता है, मतलब पुरानी जो पुराना जलोढ़, मतलब पहले नदी आई थी और नदी अपने साथ जो है मिट्टी बहा करके लाती है। तो जब अपना रास्ता बदल लेती है तो जो पहले तो उपजाऊ क्षेत्र होता है वो, और उसके बाद में अनुपजाऊ हो जाता है, वो होता है बांगड़, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का मतलब ये होता है जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है। यहाँ से निकलने वाली कुछ नदियाँ तो जाती है एक तो अरब सागर में, और कुछ नदियाँ अपना पानी यमुना में डाल देती है, और यमुना गंगा से होते हुए बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। लेकिन कुछ नदियाँ अपने यहीं से निकली और अपने यहीं पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आंतरिक प्रवाह का मतलब यूँ है कि जैसे ये क्षेत्र, इसके पास में सांबर झील पड़ती है, एक तो कौन सी? सांबर। शेखावाटी जो क्षेत्र है इसमें सांबर झील है। तो सांबर झील में जो आपके रूपनगढ़, खारी, मेंथा, ये नदियाँ आकर के गिरती है। तो आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र में आप ध्यान रखना, रूपनगढ़, एक तो ये हो गया। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे मैं बता दूंगा, खारी, एक मेथा, ये जो नदियाँ हैं ये आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र है। तोरावाटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ तंवर राजपूतों का जो है राज रहा था, ठीक है।
फिर ये देखिए आपके एक बांगड़ और बांगड़ प्रदेश और एक खादर में, इसको यूँ समझना दो चीज़ें हैं। जैसे कि मान लो ये नदी आई और नदी अपने साथ मिट्टी लेकर के आई, ठीक है, तो ये गाद का निर्माण हो जाता है। तो ये जो मिट्टी है ये कौन सी होती है? ये होती है उपजाऊ मिट्टी। कौन सी होती है? उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, तो अब मान लो समय बदला, समय के साथ ऐसा हुआ कि नदी यहाँ तक नहीं आई और नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, या नदी यहीं तक आकर के रहने लग गई, यहाँ तक खत्म हो गई, ठीक है। तो ये जो पुराना जलोढ़ हो जाता है, तो ये पहले तो उपजाऊ था, बाद में नदी नहीं आई तो ये खराब हो जाएगी, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे बांगड़। तो ये ध्यान रखना, पहले उपजाऊ थी, पहले उपजाऊ थी तो इसको बोलेंगे खादर। मतलब पहले तो खाद के रूप में काम आ रही थी, अच्छी फसलें हो रही थी, तो फर्स्ट में तो क्या है? खादर। और जब ये अनउपजाऊ हो जाएगी, जब ये अनउपजाऊ हो जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? बांगड़। पहले क्या थी? खादर। और अब मान लो नदी यहाँ तक सीमित हो गए और इधर आगे नहीं आए, तो ये जो पहले उपजाऊ मिट्टी थी, थोड़े दिनों तक इसमें फसल होगी, बाद में ये मिट्टी बेकार हो जाएगी, तो इसको जो अनुपजाऊ मिट्टी होती है, अनुपजाऊ मिट्टी, मिट्टी या मृदा, ये क्या हो जाएगी? इसको बोलेंगे बांगर। और खादर, आप ध्यान रखना, ये खादर है नवीन जलोढ़। मतलब ये देखिए नया एरिया बन गया, ये नया, तो ये नया एरिया बन गया यहाँ पे मिट्टी का, यहाँ नवीन जलोढ़ हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? खादर। नदी द्वारा उपजाऊ मिट्टी, तो ये ध्यान रखना भाई। उसके बाद में जोहड़ है, नाड़ा। जोहड़ आपने नाम सुना होगा, कच्चे जो कुएं होते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, उसको हम क्या बोलते हैं? जोहड़ बोलते हैं। कच्चे कुएं, उनको क्या बोलते हैं? जोहड़। और जोहड़ के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको चौबी। चौबी का मतलब यूँ कहूँ, जो कुआं होता है, कुआं, उसका जो सबसे गहरा स्थान है, मतलब जो कुएं का तल, जैसे ये कुआं है और कुएं का जो पेंदा होता है तल, इसको हम क्या बोलते हैं? चौबी। बीड़, बीड़ ये घास का मैदान बोलते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, बीड़। ध्यान रखना, एक तो बीड़ है, एक बीहड़ है, और एक शब्द में और आपको बता देता हूँ, एक शब्द है आपके बीड़ और एक है बीड़ा। ठीक है, ध्यान रखना। तो बीहड़ घास के मैदान को कहाँ बोलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। लेकिन आपके जो ढूंढाड़ प्रदेश है, जयपुर के इधर वाला ढूंढाड़ या ढूंढाड़ी में, तो ये घास के मैदान को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी में बीड़ा बोलते हैं। बीहड़, आपने चंबल बीहड़ का नाम सुना होगा, जो चंबल नदी है उसके जो चंबल नदी के जहाँ से प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पे गहरे गड्ढे हैं, उनको क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, ये घास का मैदान हो गया, ध्यान रखना। और ये चीज़ जो हम यहाँ शेखावाटी में जोहड़ कुएं को बोल रहे हैं ना, तो ढूंढाड़ी जो भाषा है, ढूंढाड़ी भाषा, ये तो बीड़ा, ये घास का मैदान हो गया ढूंढाड़ी में। इसको मैं अच्छे से एक बार, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको यूँ लिख लो आपके, ये रेड पेन से लिख देता हूँ मैं, ये ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी में एक तो होता है बीड़ा, बीड़ा है ना, और आपके जो एक होता है बेर। तो इसको अच्छे से यूँ कर लेना आप, कि जो ढूंढाड़ी भाषा है बीड़ा, इसमें ये घास के मैदान, मतलब चीज़ें सेम वही है, जिसको हम बीड़ बोल रहे हैं शेखावाटी क्षेत्र में, उसी को ढूंढाड़ी में घास का मैदान, उसको क्या कहेंगे? ढूंढाड़ी में कहेंगे बीड़ा। और बेर, जिसको हम शेखावाटी में जोहड़ बोल रहे हैं कुएं को, तो उसको यहाँ क्या कहते हैं? बेर। किसमें? शेखावाटी, सॉरी, ढूंढाड़ी भाषा में। तो ध्यान रखना, कुआं एक ही है, ढूंढाड़ी में बेर कहेंगे और आपके शेखावाटी में क्या कहेंगे? जोहड़ कहेंगे। आपको कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र याद रखना है, कि कांतली नदी कहाँ कहाँ से, खंडेला सीकर से नीमका थाना और झुंझुनू तक जाती है। ठीक है, ये जब हम नदियाँ पढ़ेंगे, आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसके बाद में आगे चलते हैं, जो थर्ड नंबर पे हमने देखा था, नागौरी उच्च भूमि। फर्स्ट तो घग्गर का मैदान हो गया, और सेकंड नंबर पे आपके शेखावाटी प्रदेश हो गया। अब ये देखो, ये जो बता रहा है मैं, एक चीज़ ये, इसको आप चाहो तो इस प्रकार से देख लेना। ये देखिए,
जो नागौरी उच्च भूमि है आपके, ये नागौरी उच्च भूमि, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपके एक तो हो गया शेखावाटी प्रदेश, और एक ये मैं देखिए इसको इस प्रकार से देख लीजिए, ये आपके एक तो हो गया शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी, और एक लूनी बेसिन के बीच का पार्ट है। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत शानदार तरीके का क्वेश्चन था कि नागौरी उच्च भूमि स्थित है, मतलब इसकी स्थिति पूछी थी, नागौरी उच्च भूमि कहाँ स्थित है। तो जिसने शानदार तरीके से अच्छे से डिटेल से पढ़ा है ना, उसी ने इसका जवाब दिया था कि शेखावाटी, ऊपर शेखावाटी जो क्षेत्र है वो, और नीचे गोडवाड़ प्रदेश, दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, नागौरी उच्च भूमि कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। ये मैंने बता दिया, लूनी बेसिन और शेखावाटी के मध्य है, इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये लाइन अंडरलाइन, इसको आप चाहो तो इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। इसमें जिले नागौर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर, इसमें जो है आपके NaCl जो है वो पाया जाता है इस एरिया में, सोडियम क्लोराइड की मात्रा, ठीक है। नमक का स्रोत क्या होता है? जैसे एक तो अरब सागर का मानसून है, वो एक माइकासिस चट्टानें होती है वो, ठीक है। और जहाँ पे नमक, एक इसमें जो चीज़ है वो मैं बताता हूँ कि आपके नमक जिसमें हम बोलते हैं फ्लोराइड ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, तो उससे फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस रोग। और ये आपके नागौर और अजमेर के मध्य, ये ध्यान रखना, फ्लोरोसिस रोग किसकी वजह से होता है, ये ध्यान रखना, फ्लोराइड की अधिकता, किसकी? फ्लोराइड की अधिकता, ठीक है। मतलब फ्लोराइड अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है शरीर में, तो उससे क्या होता है, फ्लोरोसिस, मतलब हड्डियां मुड़ जाती है, सीधी सी बात है, ध्यान रखना। ये फ्लोरोसिस रोग में मतलब हड्डियां मुड़ जाती है, ये ध्यान रखना। ये आपके हो गया जायल, जो मेड़ता और पुष्कर के मध्य का क्षेत्र है, ये ध्यान रखना। और जो सबसे इस फ्लोराइड की मात्रा से सबसे प्रभावित जो गांव है, ये ध्यान रखना, फ्लोराइड की अधिकता इस रोग में हो जाती है। और मैं यहाँ इसको स्टार लगा के लिख देता हूँ, ये सबसे अधिक प्रभावित, सबसे अधिक प्रभावित गांव फ्लोराइड से। तो भाई ये ध्यान रखना, आपके आसखा गांव है, डिडवाना कुचामन में पड़ता है, आसखा गांव, आसखा गांव। ये आपके हो सकता है ये प्रिंटिंग में मिस्टेक हो, तो इसको आसरवा गांव भी बोल सकते हैं। ये क्या है, कभी कभी दोनों चीज़ें आ जाती है, तो आप आसखा गांव ध्यान रखना। वैसे तो सबसे अधिक फ्लोराइड से प्रभावित जिला है ये, सॉरी गांव है, कौन सा जिला? तो हो जाएगा नागौर, और ये डिडवाना कुचामन वाला जो क्षेत्र है वो, और आपके गांव कौन सा हो जाएगा? आसका गांव, ठीक है। ध्यान रखना भाई, ये जो स्पष्ट जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, इनको आप चाहो तो नोट करके लिख लेना। देखिए एक चीज़ और समझने वाली बात है कि समुद्र में जो पाया जाता है, समुद्र में वो मैग्नीशियम पाया जाता है, सॉरी, हाँ, क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। लेकिन अपने यहाँ की जो खारे पानी की झीलें हैं, वो 33 सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ की झीलों में जो है मैग्नीशियम की मात्रा कम है। और ये बात किसने कही थी? आपके एक प्रोफेसर हुए हैं, प्रोफेसर HS शर्मा, HS शर्मा, इन्होंने ये बात कही थी कि अपने जो यहाँ की नागौर की जो झीलें हैं वो 33 सागर का अवशेष नहीं है। बाकी सारी झीलें 33 सागर का अवशेष हो सकती है, पर नागौर वाली इधर की ये नहीं है। एक चीज़ और है, हरे कबूतर, अगर आपने जो आपके कृष्ण का जो टॉपिक है, अगर हिंदी साहित्य में जो उद्धव और गोपियों का संवाद है उसमें देखा है, तो वो वहाँ पे भी इस चीज़ का जिक्र आता है। हरेल पक्षी हरे कबूतरों को बोलते हैं। ये वैसे तो आपके उत्तर प्रदेश में पाया जाता है प्रमुख रूप से तो, लेकिन अपने राजस्थान में भी ये क्या है, नागौरी उच्च भूमि वाला जो पार्ट है, और एक सरिस्का जो अलवर है, सरिस्का अलवर हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ ये सरिस्का अलवर इस अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हरियल पक्षी जो है कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता। इसका मेन रीजन ये है कि हरियल पक्षी अपने जो पंजे होते हैं उनमें लकड़ी पकड़े रहता है, इस वजह से वो पैर जो है जमीन पर टच नहीं होते, ठीक है।
ये ध्यान रखना भाई। अरेल पक्षी कभी जमीन पर पैर नहीं रखता। चातक पानी जो है धरती का पानी नहीं पीता। ये कुछ स्पेशल से फैक्ट है, ध्यान रखना। उसके बाद में चौथे नंबर पे आ गया आपके गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश, इसको लूणी बेसिन बोलते हैं। अरे एक मिनट। तो जो आपके लूणी बहती है वो अजमेर से, अजमेर के जो नाग पहाड़ है वहाँ से शुरू होती है और नागौर, ब्यावर सब आपके जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर होते हुए सांचौर तक जाती है। ठीक है। इसका जो प्रवास क्षेत्र है इसको हम नेहड़ भी बोलते हैं। और नीर हर्थ मतलब जल से भरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसको हम नेहड़ भी कहते हैं। नेहड़ और नीरर, ये बाड़मेर और सांचौर में, ध्यान रखना भाई। जो आपका प्रवास क्षेत्र है इसके लूणी का, वो कहाँ बाड़मेर सांचौर में क्या कहते हैं, इसको नेहड़ भी बोलते हैं। इसी में जो आपके मोकलसर से सिवाना के बीच में जो है छप्पन की पहाड़ियाँ हैं। ध्यान रखना, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बालोतरा। ये बालोतरा में है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये तो छप्पन की पहाड़ियाँ आपके कहाँ हैं, बालोतरा में। एक छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान, ये मैंने बताया था पहले हमने जब कांटल वो उपनाम देखे थे तो वहाँ बताया था कि जैसे ये राजस्थान का नीचे वाला हिस्सा है। देखिए इस तरीके से देख लेते हैं कि जब हम सीधा सा यूँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो माही नदी प्रवेश करती है यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में, जो ये वाली बेल्ट है। यहाँ छप्पन नदी नालों का समूह है, मतलब बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में, इसलिए इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। तो छप्पन का मैदान कहाँ है, आपके दक्षिण में। और ये बालोतरा, ये पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ ऊंची होती है तो पहाड़ियाँ ऊपर होंगी, और मैदान नीचे होता है तो मैदान नीचे। कितनी 11 किलोमीटर लंबी पहाड़ियाँ हैं जिनमें ग्रेनाइट भी पाया जाता है, इसलिए हम आगे देखेंगे। तो ध्यान रखना, ग्रेनाइट पर्वत बोलते हैं इसको। और जालौर को ग्रेनाइट सिटी इसी वजह से नाम दिया जाता है, क्योंकि नीचे का जो पार्ट है वो कहाँ का, जालौर, इसी बेल्ट में है वो। यहाँ एक पर्वत है नाकोड़ा पर्वत, जहाँ पे पार्श्वनाथ, ये ध्यान रखना भाई, अब ये चेंज हो गया, पहले बाड़मेर में था, ये बालोतरा में आ गया। यहाँ पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन मंदिर है। पार्श्वनाथ जी, जैन मंदिर, जैन मंदिर। ठीक है। और पिपलूद, पिपलूद भी यहाँ पिपलूद, ये कहाँ पड़ता है, बालोतरा में। इसको मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं हम, मतलब यहाँ जो आपका पश्चिमी राजस्थान है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं वर्षा होती है तो कहाँ होती है, आपके पिपलूद में। तो इसलिए इसको रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट कहते हैं। ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो कौन सा है, पिपलूद, पिपलूद। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसमें मुख्य मुख्य चीज़ें यही है आपके जो है लूणी बेसिन में। तो हमने जो है ये चीज़ें देख ली है। ये मैं बता रहा हूँ इसको एक बार, थोड़ा सा ये ऊपर वाला जो पहाड़ियाँ थी, ग्रेनाइट सिटी जो हम बोलते हैं, ग्रेनाइट पर्वत होते हैं इनको। ये गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, गुंबद, गुंबद की तरह होती है ऊपर उठी हुई। तो ये पहाड़ियाँ, इनको इंसलबर्ग भी कहा जाता है, इंसलबर्ग। एक चीज़ और ध्यान रखना, इंसलबर्ग, ग्रेनाइट से मेरे को याद आया, इंसलबर्ग पहाड़ियाँ ग्रेनाइट युक्त जो है। ठीक है। ये पिपलुद, इसी में ध्यान रखना, ये पहाड़ियों में हल्देश्वर पहाड़ी है भैया, हल्देश्वर पहाड़ी। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हो गया। फिर मरुस्थल के प्रकार देख लेते हैं, मरुस्थल के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसमें ये चीज़ मैंने बताई होगी पहले कि जो इर्ग बोलते हैं रेतीला मरुस्थल, इसमें रेती रेत होती है, मतलब झाड़ियाँ नहीं होती, पत्थर नहीं होते। ये बनावट संरचना के आधार पर है। जैसे कि तुर्किस्तान में इसको कोडर्म बोलते हैं। और सहारा जो मरुस्थल है इसको इर्ग बोलते हैं, इर्ग। सर्वाधिक जैसलमेर में है। और हम मादा पथरीला मरुस्थल, जिसमें कुछ थोड़े बहुत पत्थर भी होते हैं, जैसे जैसलमेर, पोखरण, फलोदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये वाला। ठीक है। रेग मैंने बताया था, रेग पहले भी बता दिया था, मिश्रित मरुस्थल होता है, इसमें बालू और कंकड़ दोनों होते हैं। ये मैंने पहले बात कर ली थी जब हम शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे थे, धरती दोरारी, दोरे या दरियन बोलते हैं इस साहित्य भाषा में। और जैसलमेर में इनको क्या कहा जाता है, दरियन। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली है, नकलिस्तान, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना चाहो तो आप। नकलिस्तान का मतलब है जैसे कोई झील है,
ये झील, और झील के आसपास यहाँ पे पेड़ पौधे हरियाली उगे, तो ये क्या है, अच्छा सा लगता है, मतलब जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए इस प्रकार से, तो उसको क्या कहेंगे, नकलिस्तान। और इसका उदाहरण है अपने राजस्थान में, वो एक कोलायत झील, बीकानेर वाली कोलायत झील। ठीक है, हम आगे झीलों में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कोलायत झील का दीपदान फेमस है, 52 घाट है। आपके कपिल मुनि की जो है तपस्या स्थली रही है, यहाँ उन्होंने अपनी माता के लिए पाताल गंगा निकाली थी। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम वहाँ देखेंगे। तो कोलायत झील आपको याद रखनी है। नकलिस्तान का उदाहरण कौन सा है, आपके कोलायत झील। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आप इनको लिख लेना जो भी नई चीज़ मिले आपको, बाकी कुछ तो पढ़ ही रखा होगा आपने। मरुस्थल में जल संचय देख लेते हैं एक बार, कि मरुस्थल में जो पानी का संरक्षण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। ये पलाया मैंने बता दिया था, जो रेगिस्तान में खारे पानी की बड़ी झीलें होती है, इसको सेलिनोस बोलते हैं। ये एक नई चीज़, इसको ध्यान रखना, सेलिनोस। ये होती है खारे पानी की, खारे पानी की बड़ी झीलें, बड़ी झीलें। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मैंने बताया था छोटी झीलें खारे पानी की, ये खारी होती है, खारी। छोटी झीलें, जो छोटी झीलें होंगी उनको रनिया टाट बोलते हैं, छोटी झीलें। ये ध्यान रखना भाई। तल्ली या पोकर, मैंने बता दिया था, पोकर तालाब को बोलते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, मीठा पानी या मीठे पानी की झील, या सीधा सा कहूँ मीठी झील होती है। इसमें पानी कौन सा होता है, मीठा होता है, क्योंकि ये चट्टानों के बीच में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तल्ली या पोकर, मीठे पानी की झीलें। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना, क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले तो, चट्टानों के बीच। ठीक है, बालसन, बालसन ये चट्टान और ये पर्वतों के मध्य, पर्वतों के मध्य पानी इकट्ठा हो जाता है, पर्वतों के मध्य, इसको क्या कहेंगे, बालसन। नाड़ी, टाँका, बावड़ी, आपको पता है नाड़ी जो है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम आती है, गांव के बाहर दैनिक आवश्यकता, जैसे जानवरों को पानी पिलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इस प्रकार से पश्चिमी मरुस्थल में जो है काम लेते थे। ये दैनिक आवश्यकता पूर्ति, दैनिक आवश्यकता पूर्ति में काम आती है। ठीक है, ये आपके नाड़ी जो है राव जोधा के समय बनना शुरू हुई थी, राव जोधा के समय प्रारंभ, ये ध्यान रख लेना, रखो तो। टाँका आप जानते हो, आपके जो जयगढ़ दुर्ग है उसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े टाँके बने हुए हैं, पानी संग्रहण, जल संग्रहण का एक, यूँ कहूँ कि कुंड टाइप में, कुंड। ठीक है, बावड़े आप जानते हो, सीढ़ीदार कुआं होता है, राजस्थान की है तो बहुत फेमस है सीढ़ीदार कुआं। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बता दूंगा, बांध और बावड़े एक साथ ले लेंगे। राजस्थान की जैसे चांद बावड़ी फेमस है, बूंदी की आपकी रानी जी की बावड़ी फेमस है। राजस्थान में बावड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो ध्यान रखना, इन पे डाक टिकट जारी हुए हैं, और इन पे ऊपर महल भी बने हुए हैं, नीचे पानी की व्यवस्था। तो ये अपने क्या है, राजस्थान में पानी की पहले समस्या थी, तो पानी की समस्या का समाधान करने के लिए जो अपने प्राचीन मतलब अपने जो बुजुर्ग थे, उन्होंने समस्या का समाधान करने के लिए इन चीज़ों की शुरुआत करी थी। तो ये ध्यान रखना भाई, कि हम जो वर्षा का जल है उसको संग्रहण कर लें। आप, अगर इसी में मैंने पहले बता रखा है एक और चीज़, वो वैसे पहले बता दी थी मैंने, एक खड़ीन करसी भाई, वो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है, इसी में ध्यान रख लेना, ऐसे में नोट कर लेना आप यहाँ चाहो तो। खड़ीन, ये भी एक वर्षा का जल संग्रहण का एक प्रकार है। कौन सा, खड़ीन। ठीक है, ये पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। किसने करी थी, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, ये ध्यान रखना। खड़ीन एक कृषि भी है और वर्षा जल संग्रहण भी है, कृषि व वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, दोनों चीजें हैं, ध्यान कृषि पूछ ले तो भी पालीवाल ब्राह्मण, वर्षा जल संग्रहण पूछ ले तो भी आपके जो है पालीवाल ब्राह्मण ही आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये इसको तो आप चाहो ना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसी तरीके से आपके, ताकि जो है चीजें सारी एक जगह आ जाएगी।
देखिए आगे मरुस्थल से संबंधित कुछ थोड़े से फैक्ट हैं, मैं बता देता हूँ ये मरुस्थल संबंधित। देखिए आपके जो मरुस्थल है वो वैसे तो है सही, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आपके मरुस्थल का पार्ट है, लघु मरुस्थल और एक महान मरुस्थल, दो चीज़ें हैं। इसको यूँ समझना है आपको कि जैसे हम इसको ग्रेट जो आर्कटिक अफ्रीका वाला जो मरुस्थल है उसका पार्ट मानते हैं, लेकिन जो अपने भारत की तरफ, जैसे ये आपके, मैं यूँ कहूँ ये भारत वाला क्षेत्र है ना, तो आपके जो पश्चिम में गुजरात है, या गुजरात का जो क्षेत्र है, इसको यूँ समझो, पहले मैं चित्र बना के यहाँ बता, फिर बाद में समझाता हूँ, ठीक है। कि आपके ये यहाँ से ये, और इस प्रकार से ये भारत है, ठीक है। ये भारत है। तो जो पश्चिम में आपके लघु मरुस्थल है, आपके ये कच्छ की खाड़ी पड़ती है यहाँ। कच्छ, एक तो खंबात की खाड़ी है और एक कच्छ। कच्छ के ऊपर आती है और खंबात की खाड़ी नीचे है, ध्यान रखना दोनों। तो ये खंबात की खाड़ी के ऊपर वाला जो हिस्सा है कच्छ, ये तो कच्छ है अपने, कच्छ खाड़ी, ठीक है। ये कच्छ खाड़ी से लेकर के आपके जो बीकानेर के पूर्व तक, यहाँ जो बीकानेर है यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो तो कहलाता है आपके लघु मरुस्थल, ठीक है। कच्छ से लेकर के, कच्छ से पूर्वी बीकानेर या बीकानेर तक में इसको यूं कर लो, हिंदी इंग्लिश हिंदी में कर लेते हैं, कच्छ से बीकानेर तक, ठीक है। और आपके मान मरुस्थल जो है श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर यहाँ से लेके जो बाड़मेर तक, मतलब अपने राजस्थान, राजस्थान में जो है बाड़मेर, ये यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये मान मरुस्थल कहलाता है। रुक्स प्रदेश आपके डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस क्षेत्र को जो है रुक्स प्रदेश कहा था। और मैंने वो बता ही दिया था आपको, गुजरातरा प्रदेश, गुजरातरा प्रदेश किसने कहा था? हमेन सांग ने, हमेन सांग ने। हमने बातें कर रखी है इसकी। और इसकी जो मरुस्थल की जो औसत ऊंचाई है वो 200 से 300 मीटर तक, ठीक है। ये इसके फैक्ट हो गए। तो आज हमने जो देखा वो आपके अर्ध शुष्क मरुस्थल है उसके बारे में देखा है। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है क्या नहीं। ये ध्यान रखना, चार भागों में बांटा है। कौन कौन से? घग्गर, शेखावाटी, नागौरी और गोडवाड़ प्रदेश। फिर उसके बाद में मैंने इसके ये जो पार्ट किए थे, ध्यान रखना नागौरी उच्च भूमि किस किस के बीच में है, शेखावाटी और लूणी के बीच में। एक ये चीज़ याद रखनी है आपको, ये आपके मालवा का पठार, ये वाला, और आपके इधर ऊपर ये मालवा का मैदान, ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो उसके बाद में ये चीज़ें, गग्गर के मैदान में आपको ऊपर वाले ज़िले याद रखने हैं, जलोढ़ मिट्टी और उपजाऊ राइस बेल्ट, इसको राजस्थान का अन्नागार भी बोलते हैं। शेखावाटी प्रदेश याद रखना है, बांगड़, तोरावाटी, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। बांगड़ और आपके क्या नाम से, खादर, बांगड़, बीहड़, बीड़, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में नागौर उच्च भूमि में आपको याद रखना है कि एक तो फ्लोरोसिस रोग और आपके बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, ये ध्यान रखनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये भी पूछा है। कुबड़ पट्टी किसको कहते हैं? एक बार पूछ लिया बांका पट्टी, तो अब आपको होच बेल्ट याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको तो आप चाहो तो एक बार नोट ही कर लेना, होच बेल्ट, ठीक है। बांका पट्टी पूछ रखा है, कुबड़ पट्टी भी पूछ रखा है, ठीक है। अब उसके बाद में आपके हरियल पक्षी हो ही गया, और गोडवाड़ प्रदेश में आपको जो लूनी नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र याद रखना है, नीड़, नेहर, नीरहर्थ, ये किसको बोलते हैं? जो आपके सांचौर, जालौर, बाड़मेर वाला जो इलाका है उसमें लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। 56 की पहाड़ें याद रखनी है, एक नाकोड़ा पर्वत है, एक पिबलूद है, यहाँ हल्देश्वर पहाड़ी है, मोकलसर से सिवाना के बीच में है। रेगिस्तान का, जिसको माउंट आबू या लघु माउंट कहते हैं हम, ये चीज़ मरुस्थल के प्रकार हमने देख लिए। एक नकलिस्तान याद रखना है, कोलाय झील वाला, ये नकलिस्तान, ठीक है। कोलाय झील
मतलब झील के आसपास हरियाली हरियाली हो जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, नकलिस्तान बोलते हैं उसको। ठीक है। फिर ये मरुस्थल में जल संचय, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। एक चीज ये जल संरक्षण से मेरे को याद आया, आप एक चीज ध्यान रखना, जो जल दिवस है वो कब मनाया जाता है। ठीक है। एक इसको लिख ही लेना आप यहाँ पे, जल दिवस। जल संरक्षण से याद आया, जल जल दिवस। जल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अब आपको कमेंट करके भी बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपके जो है अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे। ये मैं, ठीक है, ये आपके, ये हमने पढ़ लिया, ये मरुस्थल पढ़ लिया। और मरुस्थल में शुष्क अर्ध शुष्क, ये वाला पार्ट यहाँ से मतलब ये बेल्ट पढ़ ली पूरी। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपके अरावली पर्वतमाला पढ़ेंगे अगले टॉपिक के रूप में, अरावली। तो अच्छे से पढ़ के आना, और कंप्लीट डिटेल पूरा मिलेगा आपको। इसके हम आगे पढ़ेंगे तो हम वहाँ बात करेंगे। तो फिलहाल आपका जो टारगेट है वो, इन जो नई चीज़ मिली है उनको एक तो आप अपने जो नोट्स आपने बना रखे हैं उसमें ऐड कर लेना। ठीक है। और जहाँ समझ में नहीं आए, कुछ चीज़ पूछनी हो तो कमेंट कर देना। और आपके लाइक शेयर तो कर ही दोगे आप, कर ही रहे हो वैसे, आपका प्यार इसी तरीके से बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, आपके जो रीट की नई वैकेंसी है, मेन अपना टारगेट रीट मेंस को लेकर के है, वैसे भी है। फ्री में भी ये चीज़ें काम आएगी भाई, ध्यान रखना। क्योंकि वहाँ पे भी जो राजस्थान का परिचय उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन करवा रखा है, तो प्री और मेंस के लिए सब में काम आएगी। ठीक है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब जरूर करवा करो भाई, सब्सक्राइब। क्योंकि मेरे पास जो रिव्यू आता है चैनल का, आपके सप्ताह का सप्ताह आता है, 7 डेज का, तो उसमें जो मेरे लगभग, यूँ देख के चलो कि 10% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है अभी, मतलब जो सबसे ज़्यादा वॉच टाइम है ना वो 90% जो अनसब्सक्राइबर है, जिन्होंने मतलब जो देखते तो पूरा है लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो ध्यान रखना भाई, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जो नहीं जुड़े हैं उनको भी जोड़िए। और अपना जो टारगेट है वो, हम तो रीट जो है अपनी मेन मुख्य ये अपना टारगेट है। और आपका टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, पहुंचाना और लोगों को जोड़ना। तो ये क्लास आज अभी शाम को मैं 7, 7:30 के समथिंग अपलोड कर दूंगा, तब मिल जाएगी। तो आपको जो है 500 प्लस सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। ठीक है, 500 प्लस अपना टारगेट है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप करोगे तो कहते हैं ना कि कण कण करते मन हो जाता है, वो वाली चीज़ें। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।